नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लास 6 की एनसीईआरटी पॉलिटी के अध्याय 2 में। आज हम लोग फिर से विविधता एवं भेदभाव में अंतर समझेंगे और इस अध्याय को डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस अध्याय की। तो आपने विविधता के बारे में पढ़ा है। कई बार जो लोग एक दूसरे को से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक बनाया जाता है और फिर उन्हें कई गतिविधियां या इस समूह में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो हमें दुख होता है और गुस्सा भी आता है और उस समय हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस पाठ में यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं को कैसे जोड़े हैं। इस अध्याय में जानने की कोशिश करेंगे और ये यहाँ से हम लोग चालू करेंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले लिखा है कि हम क्या हैं और हम कैसे हैं। कई चीज़ें हम पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और इसके इतिहास का क्या असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधता वाला देश है। यह अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधता वाला देश है। उसके बाद नीचे देखते हैं संसार में, यहाँ पे ये बेसिक की पॉइंट है, इसको याद रखना। संसार में 8 मुख्य धर्म है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। उनमें से भारत 8 धर्म के अनुयायियों को मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। भारत में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। हमारे यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें भी बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वाले के बारे में हमेशा खास तरह की राय बना लेते हैं। पूर्वाग्रह जो पहले से सोची गई मानसिकता बनाई गई दूसरे के प्रति कि उन कथनों को देखिए जो ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। इसमें लिखा है कि जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। मतलब पूर्वाग्रह के बारे में नीचे बताया गया है और यहाँ पर पूर्वाग्रह की डेफिनेशन भी दी गई है। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी तरह की देखते हैं जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी से पैसे से सरोकार रखने वाले की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट है, जब हम पहले से, तो उसी कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, जिसे पूर्वाग्रह कहते हैं। ये पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ये पॉइंट है, आप लोग नोट कर लेना। ज़्यादातर यह नकारात्मक होती है, जैसे कि कथनों में दिया गया है। लोगों को आलसी एवं कंजूस मानना भी एक तरह का पूर्वाग्रह है। लोगों को आलसी और कंजूस मानना भी एक तरह का पूर्वाग्रह है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों को
उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं जानते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं इत्यादि। यहाँ पे पूर्वाग्रह के बारे में ग्रामीण लोग और शहरी लोग के बारे में लिखा हुआ है, जिसको टिक मार्क करना है। जिसमें क्या है कि आधे से ज़्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं, इसमें टिक मार्क करना है। गाँव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरित करने को बाध्य होते हैं। फिर शहरी लोग में आ जाते हैं, तो यहाँ पे लगा कि शहरी जीवन बड़ा ही आसान होता है और यहाँ के लोग पिछड़े और आलसी होते हैं। शहरों मतलब ये लोगों के प्रति मानसिकता है, और शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, और शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहरों में रहना बड़ा महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए में आने जाने में खर्च हो जाता है। और हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, जो हम लोग देख लिया है, जैसे कपड़े वपड़े वगैरह। उसके बाद हम लोग यहाँ से देखते हैं लड़के और लड़की में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियाँ कई तरह के भेदभाव किया जाता है। लड़की और लड़कियों के साथ कई तरह का भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का एक लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आपस में कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं। यह तो ऐसे ही होता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए देखें कि क्या सच्चाई है, वास्तविकता क्या है। तो नीचे दिए गए इनको कथनों को आप लोग देख लीजिएगा कि नीचे दिए गए कथनों की सूची में से तालिका भरिए और उनके उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए। वे बहुत ही सुशील हैं। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं। वे शरारती हैं। वे नृत्य करने और चित्रकला करने में निपुण हैं। वे रोते नहीं हैं। वे उद्यमी हैं। वे खेल में निपुण हैं, और वे खाना पकाने में निपुण हैं। वे भावुक हैं। तो लड़के और लड़कियों के लिए ये पॉइंट लिखे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। यहाँ पे जो 2-3 पोस्टर दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है कि लोग तरह तरह की बातें कहते हैं। तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो, और क्या उसका दिमाग सही है। जैसे कि ये विकलांग टाइप का बच्चा है, और इसमें लिखा है कि अपने आप को कहता है कि मैं लंगड़ाता हूँ और मेरी बोली लड़खड़ाती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी मैं दुखी हो जाता हूँ। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। यह नई बात नहीं। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? ठीक है। और ये 3 लोग हैं यहाँ पे, एक लोग इस पर चेयर पे बैठा है। तो इसमें तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है। घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। अगला है कि क्या उसका दिमाग सही है? सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाता, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता होगा। ऊपर दिए गए चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा गया है। उन्हें पहले क्या कहा गया? बच्चों ने विकलांग कहा है। इस तरह शब्दों को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे खास जरूरत वालों बच्चों उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है। साथ में उनकी अपनी भावनाएं, विचार दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से ही जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा करें। आपकी राय में क्या खास जरूरत वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए? उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए? इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इस प्रकार के। तो नीचे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं, अगर हम इस कथन को ले लें कि वे रोते नहीं हैं, तो इसमें क्या होगा? लड़के रोते नहीं हैं, वे रोते नहीं हैं। तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों और पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती थी तो उनके माता पिता एवं परिवार व अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते थे कि रो मत, तुम लड़के हो और तुम रोते नहीं हो। लड़के बहादुर होते हैं। बहादुर होने का टैग लगाया जाता है, और रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, अविश्वास करने लगते हैं कि वे लड़के हैं।
वे लड़के हैं और वे रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे विश्वास करने लगते हैं कि वे लड़के हैं और वे रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आ जाए तो भी वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है। लड़के और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आ जाए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं अपने आप को सिखा देते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे और उसका मजाक बनाएंगे। उनके मन में एक धारणा बनी रहती है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इसलिए वह दूसरे के सामने रोने से अपने आप को रोक लेते हैं और रोते नहीं हैं। हम लगातार सुनते रहते हैं कि लड़के लड़कियाँ ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं और लड़कियाँ ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं और हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार उनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़के और लड़कियों को उनकी छवि के रूप में देखना चाहते हैं। जैसे अगली हेडिंग आ गई है रूढ़िबद्ध धारणाएं। रूढ़िबद्ध धारणा में क्या है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है, इसको याद से आप नोट कर लीजिएगा। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं, मतलब सभी लोगों को एक ही तरह, मतलब अपने दिमाग में एक ही छवि बना लेते हैं, सभी लोगों के प्रति उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उन्हें रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति आ रहा है, उसके चेहरे से हम लोगों ने देख लिया कि ये पक्का ही शराब पीता होगा या जो कहता होगा, तो बिना जाने हमने अपने मन में जो धारणा बना दी उन्हें रूढ़िबद्ध धारणा कहा गया है। और कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग में होने के कारण किसी को कंजूस या अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। और हर देश में हर धर्म आदि हमें बताता है कि कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोकती हैं। हम कुछ देख पाते उस व्यक्ति को अपने कुछ खास गुण और क्षमताओं को दूसरे से अलग करते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है और कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोक देती हैं जिनको करने के लिए काबिलियत शायद हम में हो। असमानता एवं भेदभाव, अगला टॉपिक है असमानता एवं भेदभाव। इसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है, भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं और किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते या एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं भरने देते या दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए गए कप, गिलास, चाय नहीं पीने देते, इसका मतलब आप उनके बारे में भेदभाव कर रहे हैं। और भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पार्ट में हमने समीर 1 और समीर 2 की कहानी पढ़ी थी जो वह भिन्न थी। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था, जब हम लोगों ने देखा था। यह विविधता का एक पहलू है। यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग एक दूसरे से भिन्न प्रथाओं और इनके रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समूह में एक दूसरे का अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का है। समूह 2 गरीब था और विविधता का पहलू नहीं है। इसके बाद देखते हैं कि जो असमानता है, जो बहुत लोगों के पास अपने खाने के, कपड़े और घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते, तो इस कारण अस्पताल, दफ्तर, स्कूल आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। और कुछ लोगों को विविधता, असमानता पर आधारित लोगों की तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो कारण है कि उस समुदाय के सदस्य हैं और जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर
यदि दिए ऊपर से यदि वे गरीब हैं तो उनके पास अपनी ज़रूरतें का पूरा करने का साधन नहीं है, तो अब इस आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है। जैसे कि दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक, आर्थिक समूह, खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। अगला टॉपिक है हमारा भेदभाव का सामना करने पर। तो इसमें क्या है कि अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग तरह का काम करते हैं। अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह का काम करते हैं, जैसे कि पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगीरी, खेती आदि बुनाई का काम करते हैं। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले बहुत अधिक महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। इसलिए जो कामों को करते हैं उनको गंदा या ऐसे कामों को जो करते हैं उनको गंदा या अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें कि दूसरी जाति ऊपर या नीचे थी, जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा है और उन्होंने अपने को ऊंची जाति का एक उत्कृष्ट कहा है। जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले पर रखा गया है उन्हें अछूत माना गया है और अछूत योग्य कहा गया है। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों के लिए काम के अलावा और कोई काम करने की इज्जत नहीं थी। मतलब जो काम उनका था उनको करने के अलावा और कोई करने की इज्जत नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों में सिर्फ कचरा उठाने के लिए, मरे हुए जानवरों को हटाने की इजाज़त थी और उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने की और कुएं पर चढ़कर पानी लेने, यहाँ तक कि मंदिरों में घुसने तक की इजाज़त नहीं थी। उनके दूसरे जाति के बच्चे लोग उनके साथ स्कूल में बैठ सकते थे। इसी तरह ऊंची जाति के लोगों में जो अधिकार हासिल था उन्हें कथाकथित अछूतों से वंचित किया गया। जैसे कि आगे लिखा है कि रूढ़िबद्ध धारणाओं में और भेदभाव क्या अंतर है। रूढ़िबद्ध धारणाएं एवं भेदभाव में क्या अंतर है। अगले पृष्ठ में हम देखेंगे कि जैसे जैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, यह भाग हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोगों को भेदभाव के शिकार हुए हैं। भारत एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अनुभवों के बारे में लिखा है और यह अनुभव उनके 1901 में जब वे केवल 9 साल के थे तब वे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ रहते थे। यहाँ पे भीमराव की कहानी लिखी गई है जिनके बचपन के बारे में बताया गया है और अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे और वो कहते हैं कि हमें बड़ी देर तक हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया। मतलब स्टेशन पर जब भी इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया और 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछने आ गए। मतलब स्टेशन मास्टर उन्होंने कहा कि उन्होंने हमसे टिकट मांगा, जो हमने बोले कि हमने तुरंत दिखा दिया। उन्होंने हमसे पूछा कि यहाँ क्यों रुके हो। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना है और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया और हमें पता चला कि कोरेगांव कैसे और हमें ये भी पता नहीं है कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे और हमारे कपड़े और बोली से कोई यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वे अछूत के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को भी ऐसा लगा होगा कि वे अछूत नहीं ब्राह्मण के बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल देखकर परेशान हुए, जैसे कि हिंदुओं में होता है कि स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा हम कौन हैं और अम्बेडकर सर जो हैं तो उन्होंने क्या कहा कि बिना सोचे उनके मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। और बम्बई प्रांत में महार समुदाय को बम्बई प्रांत में जो है उन्हें महार समुदाय को अछूत माना जाता है बम्बई प्रांत में, और उनको एकदम से धक्का लगा और वे भौचक्के के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि वे अजीब घृणा सी उनके मन में एक भावना पैदा हो गई है और वे हम पर हावी हो गए।
उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे की ओर वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट भी बीत गए और सूरज बिल्कुल छिप सा गया, मतलब शाम हो गई और पिताजी नहीं आए और ना ही उनका कोई नौकर आया। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए। हम काफ़ी घबराए हुए थे और यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह था वो भावना अब अत्यधिक उदासी ले रही थी। उसने उस खुशी की भावना अब उदास के रूप में कन्वर्ट हो गई। सॉरी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो उन्होंने पूछा कि क्या कहने की सोच रहे हो। तो हमने कहा कि हमें किराए पे अगर कोई बैलगाड़ी मिल जाती है तो हम कोरेगांव जा सकते हैं। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ी चल रही थी, लेकिन स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया वो कि हम महार हैं, तो सबको पता चल गया कि हम महार हैं। कोई भी गाड़ीवान अपनी अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था और हम दुगना किराया देने को भी तैयार थे। पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे की नहीं हो सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ीवान का मोल तोल कर रहे थे वो अब चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसके बाद इसका जी स्रोत लिखा है कि यह राइटिंग स्पीच बसंत कुमार शिक्षा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लिखी गई है। इसका स्रोत है इस कहानी का। और एक और कहानी है यहाँ पे, इसको पहले ख़त्म कर देते हैं कि इसमें लिखा है कि कल्पना कीजिए कि यह कितना मुश्किल होगा कि अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा कि अगर लोग आपसे दूर रहें और आपको छूने से मना करें और आपको पानी पीने ना दें। यह छोटी सी घटना दिखती है, जैसे कि गाड़ी के एक से दूसरी जगह ले जाने के साधारण काम की सुविधा इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ीवानों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया और उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी से बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि उन्हें आदर और सम्मान नहीं मिलने देता और जो दूसरे को मिलता है। इसके बाद संघर्ष, अगला टॉपिक है हमारा संघर्ष। समानता के लिए संघर्ष इसमें देखते हैं। इसमें लिखा है ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए संघर्ष किया गया था। उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातियों और लोगों किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। इसके बाद लिखा है कि जैसा कि पहले भी बात हुई है कि बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की, जैसे कि पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है तो महिलाओं के पास भी शिक्षा का अधिकार होने चाहिए और उन्हें अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों व उनकी ऊंची ब्याज दरों को छुटकारा दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो ये क्वेश्चन है कि भारत कब आज़ाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को हुआ। तो इसमें लिखा है, इसको आप नोट कर लीजिए। अलग रंग से हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको याद रहे। और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान लिखने वाले लोग भी इस बात पर अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों को उनके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया जाए। कई नेता ने इन लड़ाइयों के हिस्से थे, जैसे कि भीमराव अम्बेडकर। इसलिए उन्हें नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है जो हम सभी को एक भारतीय रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है। उसके बाद इसे कानूनी रूप से ख़त्म किया जाना चाहिए। छुआछूत को इसे कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। लोग अपनी पसंद से काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हैं। इन सब के अलावा संविधान ने भारत सरकार में एक विशेष जिम्मेदारी डाली है, वह गरीबों के
और मुख्यधारा मतलब गरीबों और मुख्यधारा से अलग थलग पड़े समुदायों को समानता के अधिकार में फायदा दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। आगे देखिए, यहाँ पे भारत में संविधान लिखने वाले कुछ समिति के लोग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है और समानता का वह मूल्य है जिसके लिए निरंतर संघर्ष होगा। भारतीयों के लिए समानता का वह वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, जिसके लिए लोगों ने संघर्ष और उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी है। संविधान के लेखकों ने कहा है कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म पालन करने, अपनी भाषा बोलने और अपने त्यौहार मनाने, अपने आप को खुले रूप में अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि कोई एक भाषा धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी वर्गों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत सरकार एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश क्यों है भारत के? क्योंकि वो सभी त्योहारों को बराबर मानेगी। जहाँ लोग बिना भेदभाव अपने धर्म का पालन करते हैं इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और दूसरों की इज्जत भी करते हैं। उसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ और अगले चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।